दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जो कि ब्रह्मांड में किसी और गैलेक्सी से धरती पर आ जाता है क्योंकि उनकी अपनी गैलेक्सी खत्म हो चुकी थी। वो एलियन दिखने में भी लगभग इंसानों जैसा था, लेकिन अब उसे धरती पर कब्जा करने के लिए सभी इंसानों और जानवरों को अपना गुलाम बनाना था। क्या वो अपने इस मिशन में सफल हो पाएगा या नहीं, या फिर इंसान उसे मार पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को सिटी के एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर ओलेग नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड एलिना के साथ बैठा बातें कर रहा था। ओलेग अपनी तारीफ में एलिना को बताता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। उसकी इन बातों पर एलिना काफी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जो कि लैंड होने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका इंजन काम करना बंद कर देता है और वो एरोप्लेन सीधा जमीन पर जा गिरता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर चुके हैं और ऐसे ही देखते देखते सभी जगह पर बिजली चली जाती है और सारी दुनिया ब्लैकआउट हो जाती है। लेकिन पूरी धरती पर कुछ जगह अभी भी ऐसी थी जहाँ पर बिजली मौजूद थी, जिसमें से एक मॉस्को सिटी भी थी। मॉस्को सिटी में न्यूज दिखाई जाती है कि उनका पूरी दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है। किसी को भी कुछ नहीं पता कि वहाँ के हालात कैसे हैं। ओलेग भी इस न्यूज को देख रहा था। उसे लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, जिसके बाद ब्लैकआउट एरिया को क्वारंटीन जोन का नाम दे दिया जाता है और जिन जिन एरियाज में लाइट्स थी उन एरियाज को सर्कल ऑफ लाइफ का नाम दे दिया जाता है। मॉस्को गवर्नमेंट क्वारंटीन जोन की कंडीशन जानने के लिए ड्रोन्स भेजती है, लेकिन रास्ते में ही सारे ड्रोन्स बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अब उनके पास आर्मी को भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही सारे सोल्जर्स वहां पर लैंड करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ब्लैकआउट होने के तुरंत बाद क्वारंटीन जोन के सारे लिविंग बींग्स जैसे कि पेट्स, डॉग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके हैं, मानो कि पूरा शहर पल भर में कब्रिस्तान बन गया हो। सोल्जर्स छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर पर कोई अननोन व्यक्ति अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ऐसा करके वो उसके वेपन्स के साथ वहां से भागने लगता है तो सभी सोल्जर्स उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे सभी सोल्जर्स को रियलाइज हो जाता है कि वो किसी आम खतरे से नहीं जूझ रहे हैं। देखते ही देखते ऐसे एक महीना गुजर जाता है, लेकिन अभी भी किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सारे स्पेशल फोर्सेस को वापस एक नई मिशन पर ज्वाइन करती है। जिसके बाद हमें इस कहानी के एक और लीडिंग कैरेक्टर यूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। यूरी की माँ को भूलने की बीमारी थी, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही यूरी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर मिशन पर निकल जाता है। जिसके बाद सोल्जर्स का एक नया बैच बनाया जाता है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट मरीना क्वारंटीन में मिली डेड बॉडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट का खुलासा करते हुए सभी को बताती है कि उन सभी की डेथ न्यूरोटॉक्सिन जहर की वजह से हुई है, जो कि उनकी अपनी बॉडी ने खुद से पैदा किया था, क्योंकि किसी रहस्यमय चीज ने उनकी बॉडी को ऐसा करने पर मजबूर किया था। दिन ढलते ही सारे स्पेशल फोर्सेस क्वारंटीन जोन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस फोर्स में ओलेग भी शामिल था। तभी उसे वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि उनके साथ एज अ डॉक्टर जाने वाली थी। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सारे सोल्जर्स अपनी पोजीशंस लेकर जंगल की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। मरीना उन्हें बताती है कि जंगल से कोई काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि साइज में काफी बड़ा है, और तभी सारे जंगली जीव सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सारे सोल्जर्स अपने बचाव में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो सारे जंगली जीव भालू थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भालुओं ने झुंड में उन पर हमला क्यों किया था। अगले सीन में हमें ओलेग को दिखाया जाता है, जो कि पिछली रात इंजर्ड हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड एलिना उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है। शहर के दूसरे हिस्से में साशा नाम का एक लड़का हॉस्पिटल बेड पर था। ब्लैकआउट होने के बाद साशा को कुछ अजीब और गरीब चीजें दिखाई दे रही थी। उसे बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी। वो काफी अजीब ड्रीम्स देख रहा था, जिसमें कोई गंजा आदमी उसे तंग कर रहा होता है। दरअसल ब्लैकआउट के बाद साशा के पास कुछ सुपर पावर्स आ गई थी। आंखें खुलते ही उसके सामने जेनिया नाम का एक आदमी आता है, जो कि खुद को उसका दोस्त बताता है। वो उसे बताता है कि ये सब वेव अटैक के कारण हो रहा है। पहले वेव ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठप कर दिया, दूसरे वेव ने सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया और तीसरे वेव से क्वारंटीन जोन में जो भी सर्वाइवल बचे हैं, थर्ड वेव उन लोगों के थ्रू अपने ही लोगों पर अटैक करने को मजबूर कर देगी, क्योंकि वो सभी हमेशा के लिए एक पपेट बनकर रह जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि क्वारंटीन जोन में अभी बहुत सारे लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन साशा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वो गार्ड को आवाज लगाता है, लेकिन गार्ड को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि साशा जेनिया के माइंड से बातें कर रहा था और जेनिया फिजिकली रूप से वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इन सभी घटनाओं की वजह से सर्कल ऑफ लाइफ के सारे सिविलियंस रोड पर उतर जाते हैं
हैं और वो सोल्जर्स पर ही अटैक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब गवर्नमेंट की कोई चाल है। दूसरी तरफ हमें आउटपोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सोल्जर्स मल्टी ग्रुप बनाकर क्वारंटीन जोन के लिए मिशन पर रवाना होते हैं। सभी ग्रुप्स में से एक ग्रुप ओलेग और उसके फ्रेंड यूरी का होता है। रास्ते में उन्हें पूरा क्वारंटीन जोन डिस्ट्रॉय दिखाई देता है। एरोप्लेन भी क्रैश होने की वजह से ब्रिज पर टूटा पड़ा था। मैक्सिमम बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी थी। पहले भेजे गए आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स खिलौनों की तरह बिखरे पड़े थे। यूरी ओलिया नाम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक क्रॉप टाउन में पहुंचता है जहां उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन कैंप लगाना था। दूसरी तरफ ओलेग और एलिना अपनी टीम के साथ क्वारंटीन जोन के एक शहर में पहुंचते हैं। सभी टीम्स के सोल्जर्स अपने अपने एरियाज में निगरानी रख रहे थे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है, ना ही उनकी लाशें। अगले सीन में हमें साशा को दिखाया जाता है। आईडी नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है जो कि दिखने में काफी वियर्ड था। वो खुद को इंसानों जैसा एलियन बताता है। वो साशा के सुपर पावर्स की हेल्प से इन सभी इंसिडेंट्स को अंजाम देने वाले की खोज में था और एक्चुअल में वो विलन और कोई नहीं बल्कि आईडी का भाई था। वो भी आईडी की तरह एक एलियन ही था। आईडी बताता है कि जब ब्लैकआउट हुआ था तो तुम सर्कल ऑफ लाइफ और क्वारंटीन जोन के बॉर्डर पर थे, जिस वजह से तुम में कुछ पावर्स आ गई। साशा को कुछ समझ नहीं आता है और तभी लेफ्टिनेंट मिरांडा और उसके सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और आईडी पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन आईडी मरीना के सोल्जर्स का माइंड मैनिपुलेट कर देता है जिससे सोल्जर्स को मरीना आईडी की तरह दिखने लगती है और आईडी मरीना की तरह। इससे होता ये है कि सारे सोल्जर्स मरीना पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। आईडी मरीना से कहता है कि तुम्हारे मानव जाति को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, इसलिए एक बार शांत होकर मेरी बात को सुनो। जिसके बाद मरीना आईडी को इंटेरोगेशन रूम में ले जाती है। आईडी बताता है कि वो और उसके लोग अर्थ जैसे प्लेनेट पर ही रहते हैं और काफी साल बीत जाने के बाद भी वो बूढ़े नहीं होते हैं और ना ही वो मरते हैं जब तक उन्हें कोई मार ना दे। वो बताता है कि जल्द ही हमारे प्लेनेट का सूरज डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हम लोग एक नई प्लेनेट की तलाश में हैं और फिर हमने तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को चुना। इसलिए मुझे और मेरे भाई रॉ को अर्थ पर भेजा गया ताकि हम बाकी लोगों को यहाँ लाने से पहले अर्थ को अच्छे से तैयार कर सकें। और तो और धरती पर बनाई गई अंडर वाटर वर्ल्ड पिरामिड्स जैसी चीजें 2 लाख साल पहले हम एलियंस ने ही बनाई थी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि रॉ तुम सभी को खत्म कर दे, मैं उसे रोकना चाहता हूँ। अगले 48 घंटे में हमारी स्पेसशिप भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। रॉ अपने प्लान के मुताबिक क्वारंटीन जोन के सर्वाइवल्स को एज अ पपेट वेपन यूज करेगा तुम लोगों के अगेंस्ट में। मरीना आईडी की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। दूसरी तरफ यूरी की टीम को क्वारंटीन जोन में एक जख्मी बच्चा दिखाई देता है जो कि अब भी जिंदा था। वो लोग उसकी मदद करते हैं और उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा उनमें से एक सोल्जर्स को चाकू मार देता है, जिसके बाद यूरी को ना चाहते हुए भी उस बच्चे को शूट करना पड़ता है। ओलिया ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। हालांकि ये केवल लड़ाई की शुरुआत थी। रात होते ही क्वारंटीन जोन में रॉ के इशारों पर नाचने वाले पपेट सारे टीम पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उन सभी के बीच में भयानक जंग छिड़ जाती है। यूरी के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, इसलिए वो अपनी मदद के लिए आउटपोस्ट की तरफ फ्लेयर गन चलाता है। बाकी के सोल्जर उनकी हेल्प करने आते उससे पहले ही बाकी की टीम्स ने भी अपनी अपनी फ्लेयर गन चला दी थी। अब वो बेचारे सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो किसकी मदद करने जाएं। मरीना को इस इंसिडेंट की खबर मिलते ही उसे आईडी की बताई हुई सारी बातें सच लगने लगती हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो आईडी की हेल्प लेने के लिए अग्री हो जाती है। लेकिन आईडी मानव जाति की मदद क्यों करना चाहता है? क्यों वो अपने भाई को मारना चाहता है? क्या एलियंस के पास भी दिल और फीलिंग्स होती है? आईडी मरीना से कहता है कि रॉ को ढूंढने के लिए उसे साशा की जरूरत पड़ेगी। रॉ को मारते ही मैं उन ह्यूमन पपेट को कंट्रोल करके उन्हें रोक सकता हूँ। मरीना आईडी के साथ आर्मी बेस पहुँचती है। किसी को भी आईडी पर भरोसा नहीं था कि वो हमारी मदद करेगा। इसी बीच यूरी की टीम पर एक बड़ा अटैक होता है जिसमें एक एक करके टीम मेंबर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर यूरी और ओलिया ही जिंदा बचे थे। पपेट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो दोनों बाकी के टीम के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि साथ मिलकर मुकाबला किया जा सके। इधर आईडी साशा को ध्यान लगाने में उसकी मदद करता है ताकि वो रॉ की लोकेशन का पता लगा सके। कुछ देर कोशिश करने के बाद फाइनली रॉ की लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि क्रॉप सिटी के एक बिल्डिंग पर है और वहीं से सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ये वही सिटी है जहाँ पर यूरी और ओलिया अकेले सर्वाइव करके बचकर भागे थे। आईडी मरीना से तुरंत क्रॉप सिटी जाने को कहता है। फिर वो सभी निकलने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पपेट्स ने सर्कल ऑफ लाइफ पर भी अटैक कर दिया है। इसका मतलब ये था कि रॉ का थर्ड वेव असर दिखाने लगा है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आईडी मरीना और उसके सोल्जर्स क्रॉप सिटी के लिए निकल जाते हैं। साशा आईडी से कहता है कि रॉ ने मुझे देख लिया है, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे भी तुम लोग
लोग अपने साथ ले चलो। आईडी कहता है कि तुम्हारे लिए बेस पर रहना ही सुरक्षित है, हमारे साथ जाओगे तो तुम्हें खतरा है। और ये कहकर आईडी मरीना के साथ निकल पड़ता है। मरीना के बेस कैंप से थोड़ी सी दूर जाते ही रॉ को साशा की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए बहुत सारी मिसाइल्स भेज देता है। बेस कैंप पर मौजूद सारे सोल्जर्स उन मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और दूर खड़ी मरीना की आंखों के सामने पूरा बेस तबाह हो जाता है। इसमें बेचारा साशा भी मारा जा चुका था। ये सब देखकर मरीना को बहुत गुस्सा आता है और वो आईडी पर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि तुम ये सब पहले से ही जानते थे, फिर क्यों तुमने ये घटिया हरकत की। जिस पर आईडी कहता है कि सिर्फ हम लोग ही ऐसे हैं जो पूरे मानव जाति को बचा सकते हैं। रॉ को साशा की लोकेशन का पता चलना ही था, अगर वो हमारे साथ होता तो अब तक हम लोग भी मर चुके होते, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगली सुबह यूरी और ओलिया को उनकी टीम मिल जाती है और थोड़ी देर बाद मरीना और उसका ग्रुप भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सोल्जर्स को आईडी और सर्कल ऑफ लाइफ पर हुए हमले के बारे में सब कुछ बताया जाता है। इसका मतलब था कि अर्थ पर केवल वही लोग जिंदा बचे हैं। जिसके बाद सभी लोग टाइम वेस्ट किए बिना सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां से रॉ सबको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन रास्ते में ह्यूमन पपेट्स उनका रास्ता रोकने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों के बीच वॉर छिड़ जाती है। सभी सोल्जर समझ चुके थे कि ये लोग अब वापस नॉर्मल नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो बिना किसी की परवाह किए उन्हें टैंक से कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ पपेट्स तो अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर बारिश की तरह उन पर गिर रहे थे, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद आर्मी ग्रुप इन पपेट्स से बचकर बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। जिसके बाद आईडी, यूरी और बाकी के को सोल्जर्स को अपने साथ लेकर बिल्डिंग के टेरेस पर चलने को बोलता है और बाकी बचे सोल्जर्स पपेट्स का मुकाबला करने के लिए उसी बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। और इसी के साथ फाइनली यूरी और आईडी का रॉ से सामना होता है। यूरी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक झटके में ही दूर फेंक देता है। फिर हमें रॉ और आईडी के बीच में एक ताबड़तोड़ फाइट देखने को मिलती है। वो दोनों एक से बढ़कर एक थे। दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे ओलेग और बाकी के सोल्जर्स को उन पपेट्स को रोकने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी संख्या लाखों में थी, जिस वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और तो और वो लोग पेट्रोल से भरे ट्रक से उन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से कुछ को छोड़कर सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5-6 ही रह जाते हैं। अब उनका मुकाबला करने की बजाय वो लोग बिल्डिंग के ऊपर भागने की कोशिश करते हैं और सारे पपेट्स भी अपने लीडर रॉ की हेल्प करने के लिए बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। पपेट्स के ऊपर आने से पहले ही आईडी रॉ पर जोरदार हमला करता है और उसके सीने में से एलियन टाइप का दिल बाहर निकाल लेता है। मौका देखते ही यूरी रॉ के दिल में ग्रेनेड डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रॉ के मरने के बाद आईडी को उन लोगों पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। वो उन्हें एक ही झटके में मार देता है। अब यूरी, पोलैंड, ओलिया, एलिना, ओलेग और मरीना, बस ये एकमात्र इंसान जीवित बचे हैं। लेकिन उन्हें ये जंग जीत कर भी कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि जमीन पर करोड़ों बेगुनाह लोगों की लाश पड़ी थी। पूरी दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी थी। आईडी उन सभी को बताता है कि इंसानों में प्यार और रहम नहीं है। तुम इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। इसलिए रॉ इंसानों को अर्थ से खत्म करना चाहता था, ताकि एलियंस यहाँ पर शांति से रह सके। लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था। और इसी के साथ कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। दरअसल आईडी मानव जाति की मदद इसलिए कर रहा था ताकि वो उन लोगों का मसीहा बन सके। इनफैक्ट वो उन सबका भगवान बनना चाहता था। उनमें से एक गुस्से में आईडी से कहता है कि तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने ब्लैकआउट होने से क्यों नहीं रोका। तो वो बताता है कि अगर मैं उसे रोक लेता तो किसी के दिल में भी मौत का खौफ नहीं होता और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, और तुम इतने लोग ही पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काफी हो। इसका मतलब वो कमीना शुरू से अंत तक सिर्फ अपना फायदा देख रहा था, जिसे अंजाम देने के लिए उसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ये सब सुनते ही सभी को बहुत गुस्सा आता है और एलिना आईडी पर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर यूरी उसे कहता है कि अपनी गन नीचे करो, इसके जैसे लाखों आ रहे हैं, उन्हें कैसे रोकोगी। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि जेनिया आईडी पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन आईडी उसके माइंड को मैनिपुलेट कर लेता है, जिससे मरीना मारी जाती है, क्योंकि वो आईडी की तरह दिख रही थी और आईडी मरीना की तरह। ओलेग गुस्से में आईडी को मारने की कोशिश करता है, तभी यूरी उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यूरी ओलेग को ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला था कि ओलिया यूरी पर शूट करके उसे इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद आईडी ओलिया के पिता का मल्टी रूप लेकर उसे कंफ्यूज करता है। इसी दौरान जेनिया आईडी के रियल बॉडी के साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और फाइनली उसके साथ आईडी भी मारा जाता है। अब सिर्फ ओलिया, ओलेग, एलिना, यूरी और आने वाले एलियंस का मुकाबला करने के लिए जिंदा बचे थे। कुछ ही देर में एलियंस की स्पेसशिप वहां पर लैंड कर जाती है। स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। ओलेग, ओलिया और एलिना
एलिना अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें लाखों एलियंस के चैम्बर दिखाई देते हैं जिसके अंदर वो सभी सो रहे थे। तभी चैम्बर के अंदर कुछ अजीब सा लिक्विड फ्लो होने लगता है जिससे उन सभी को होश आने लगता है। एलिना बताती है कि ये जरूर उनका ऑक्सीजन सप्लाई होगा, इसलिए उनके जागने से पहले ही ओलेग एक एक करके सबको शूट करके मारने लगता है। बट उनके पास बुलेट्स और टाइम दोनों लिमिटेड था, जिसके बाद वो लोग दिमाग लगाते हैं और मेन सप्लाई के पाइप को तोड़ देते हैं, जिस वजह से सारे एलियंस जागने से पहले ही मारे जाते हैं। अब बस कुछ चैम्बर्स बाकी रह गए थे जिनमें एलियंस के मासूम बच्चे दिखाई देते हैं। तो उन लोगों को आईडी की कही हुई बात याद आती है कि इंसान मतलबी और बेरहम होते हैं, इसलिए वो लोग बेबी एलियंस को मारते नहीं हैं और कुछ समय बाद बेबी एलियंस बाहर आ जाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल आईडी जैसे थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।